जो कि आए 10 साल बाद 1675। अब एक साइंटिस्ट थे, उस बच्चे का नाम था एंटोनी वॉन लुवेनहुक। बच्चे नहीं थे खैर, है ना। एंटोनी वॉन लुवेनहुक जो थे, एवी लुवेनहुक भी उनको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एवी लुवेनहुक भी हम उन्हें कहते हैं। फिर अब नॉन लिविंग सेल तो खोजी जा चुकी थी, है ना। अब नॉन लिविंग सेल तो खोजी जा चुकी थी, लेकिन एंटोनी वॉन लुवेनहुक की कहानी समझाती हूँ तुमको। अब वो जो सभा थी ना, जिसमें रॉबर्ट हुक तो चाय पिलाते थे, है ना। रॉबर्ट हुक तो चाय पिलाते थे, और रॉबर्ट हुक तो चाय पिलाते थे और एंटोनी वॉन लुवेनहुक को सुबह में आते थे। कौन थे ये एंटोनी वॉन लुवेनहुक मैम? पंसारी जानते हो कौन होते हैं? जो किराना की दुकान करते हैं ना, है ना, जो बाकी सारी किराने की दुकान रखते, तो बेसिकली लुवेनहुक ना किराने की दुकान किया करते थे। पंसारी की इनकी दुकान थी, दिन भर ये काम करते थे, और रात में इनका ना वो था, इनका ना एक वो था ना, हर किसी का अपना एक पैशन होता है। इनका पैशन था, ये कांच को घिस घिस कर लेंस बनाते थे। ये अलग अलग प्रकार के लेंस बना रहे होते थे, है ना। इनके पास बहुत अलग अलग प्रकार के लेंस है। रात दिन भर तो काम करते और रात में ये अपना पैशन फॉलो करते। तो जिनके पास अलग अलग प्रकार के लेंस से, और लेंस क्या करते हैं, चीजों को जूम आउट करके दिखाते हैं। तो रॉबर्ट हुक की ना, लुवेनहुक की बड़ी खासियत है, हर चीज में ना लेंस लेकर ढूंढने लग जाते थे, है ना। पानी में ढूंढ रहे हैं यार, पानी में क्या है, खून में ढूंढ रहे हैं भाई, खून में क्या है, हर चीज में ढूंढ रहे होते थे। तो यहीं पर ही एंटोनी वॉन लुवेनहुक ने पानी के अंदर, ब्रश तो करते नहीं है यार, लोग वैसे भी कैसे होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, आधी बार नहाएंगे आधी बार नहीं नहाएंगे, टाइम ही नहीं है, इतना डिस्कवरी कर रहे हैं। एंटोनी वॉन लुवेनहुक भी ब्रश नहीं कर रहे होंगे, तो एंटोनी वॉन लुवेनहुक ऐसे बैठे होंगे, सोच रहे होंगे, तो कुछ लकड़ी का तिनका लिया होगा, अपने दांत से खुरचन, जिस दिन ब्रश नहीं करो उस दिन दांत पे जम तो जाता ही है चीजें, तो उसको पकड़ के ऐसे 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 कुरेद के निकाले निकाले, तो भाई व्यक्ति साइंटिस्ट है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर देख रहे हैं, अबे इसमें क्या है बे, चलो निकाल लिया, अपना लेंस निकाल लिया, तो उन्होंने देखा तो गंदगी है, ऑब्वियस गंदगी है, मुंह में क्या होंगे, भर भर के बैक्टीरिया। तो उन्होंने जैसे उस खुरचन को देखा, तो उस खुरचन के अंदर उनको क्या दिखा, उस खुरचन के अंदर उन्होंने जूम आउट करके अपने लेंस में देखा, तो उनको चलते 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 जो है वो क्या दिखे, फाइन बैक्टीरिया दिखे। तो बैक्टीरिया अभी ताजे ताजी खुरचन निकाली है, तो बैक्टीरिया जिंदा मिलेंगे कि मरे हुए मिलेंगे, बताओ। देखिए, बैक्टीरिया जिंदा मिलेंगे कि मरे हुए मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? जिंदा। और बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल और मल्टी सेल। यूनिसेल होता है कि सिंगल सेल की मल्टी सेलुलर होता है? तो मैडम बैक्टीरिया तो सिंगल सेल है ना। बताओ देखिए फटाफट से। मैडम आप देसी स्टाइल में पढ़ाते हो, बहुत अच्छा लगता है। देखो ऐसा है कि कितने भी बच्चे, अब जैसे कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होते हैं ना, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, मेरी बात समझो। अभी इंग्लिश फेंक के तो मैं मार सकती हूँ, है ना, बहुत फेंक के इंग्लिश हम मारे हैं, लेकिन बात ऐसी है कि तुम कितना भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ लो, तुम कितना भी हिंदी मीडियम से पढ़ लो, तुम कितना भी वेस्टर्न कल्चर अपना लो, रहोगे तुम देसी, क्योंकि तुम इंडिया से। हर किसी को हिंदी समझ आता है। मैंने कल, जिसने मेरी क्लास ली होगी ना, बेसिकली कल जिसने क्लास ली होगी उसको ये रियलाइज हुआ होगा कि मैं यहाँ पर ये चाह रही हूँ कि तुम लोगों को इंटरेस्ट बना रहे। अभी मैं इसको बिल्कुल ऐसे किताब की लैंग्वेज में बोलकर और बिल्कुल वैसे डिफाइन कर दूंगी ना, तो तुम्हें क्या होगा, यार पढ़ रहे हैं। अभी तुम्हें क्या लग रही है, कहानी जैसी लग रही है कि नहीं लग रही, कि मैडम कहानी सुना रही है ना। मैं अपना वो लेवल मेंटेन करके पढ़ा दूंगी गाइस। एंटोनी वॉन लुवेनहुक ने बेसिकली नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, और लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एक बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा एंटोनी वॉन लुवेनहुक ने 4 और प्रकार की कोशिकाओं को डिस्कवर किया था। भैया मैं पढ़ा सकती हूँ तुमको, लेकिन कहानी ये है कि तुम कितने भी अंग्रेज बन जाओ, रहोगे तुम भारतीय और रहोगे तुम लोग देसी, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि मैडम आप ऐसे देसी में पढ़ा रहे हो। भैया जितना आप मुझसे कोरिलेट कर पाओगे, जितना आप मुझसे अपना सा फील कर पाओगे कि यार हाँ मैडम तो देखो अपनी है, मैडम तो अपनी भाषा में बात कर रही है ना, उतना तुम्हें याद रह पाएगा। तुम्हें अभी कहानी लग रही है ना, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर, है ना, कि तुम लोग जो है वो बेसिकली थोड़ा सा कोरिलेट करो बस, है ना। देखो जो भी आपका नाम है, गायत्री, है ना। नहीं, नोट्स ऐसा है कि मैं तुम्हें दे दूंगी गायत्री, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी नोट्स दूंगी, हिंदी में भी दे दूंगी, बायलैंग्वेज हो जाएगा नोट्स का। तो पर अभी समझा रही हूँ, तो एंटोनी वॉन लुवेनहुक इन इंग्लिश एंड हिंदी टर्म्स आल्सो एंटोनी वॉन लुवेनहुक, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर ही हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है, तो ठीक है, मैं मैनेज करूंगी, ओके, डोंट वरी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि एंटोनी वॉन लुवेनहुक जो है वो बेसिकली एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने जो है पंसारी किराना की दुकान करते। अब कहानी तो मैं हिंदी में बता ही सकती हूँ गायत्री, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो दांत की खुरचन को निकाल कर देख रहे थे कि यार इसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो बैक्टीरिया इज अ लिविंग सेल है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, इसे भी समझिए। तो हमने कहा एंटोनी वॉन लुवेनहुक ने जो है वो फर्स्ट थिंग इज दैट कि उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने किसको डिस्कवर किया? लिविंग सेल। जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया भी ताजे ताजे निकले थे, जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया भी जो है वो ताजे ताजे निकले थे। लिविंग सेल जिसे सजीव कोशिका कहते हैं, लिविंग सेल जिसे सभी सजीव जो है वो कोशिका कहते हैं, है ना। इस चीज को समझो। और देखो अपना बैच आज पहले दिन से स्टार्ट हुआ है, मैं तुम्हें एक चीज बहुत कहूंगी, मैं पिछले बैच में इस चीज से बड़ी दुखी हूँ। क्या होता है ना कि देखो मेरी बात समझना, कोई अपने ऊपर मत लेना, है ना, मैं सबको यूनिवर्सली कह रही हूँ कि क्या होता है कि एक बच्चे ने बोला कि भाई आप इंग्लिश में पढ़ाओ, एक बच्चे ने बोला कि आप हिंदी में पढ़ाओ। अब एक बच्चा बोल रहा है मैडम आप हिंदी में पढ़ाओ, तो दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मैडम आप इंग्लिश में पढ़ाओ। एक बच्चा बोलेगा कि मैडम इंग्लिश पढ़ाओ, तो दूसरा बोलेगा नहीं मैडम आप तो हिंदी में पढ़ाओ, है ना। देखो आफ्टर ऑल जब हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ है तो वी ऑल आर अ फैमिली, है ना, हमें एक फैमिली
फैमिली की तरह बिहेव करना है। किसी बच्चे को अगर इंग्लिश में पढ़ना है क्योंकि उसकी दुविधा है कि वो हिंदी में नहीं समझ पा रहा है, और कोई अगर हिंदी में पढ़ रहा है तो उसकी दुविधा है कि वो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहा है। तो हर बच्चा एक दूसरे को ना कोऑपरेट करे कि यार कोई बात नहीं, देख ऐसा नहीं कि मैडम इसने इंग्लिश बोल दिया, मैं तो हिंदी वाला हूँ, मैं तो बीच में बोलूंगा कि भाई हिंदी में पढ़ाओ मैडम, है ना। मैं फिर कह रही हूँ, अपने आप को डिफेंड मत करना, मैं तुम्हें यूनिवर्सल कह रही हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे तुम्हें बस ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक संगठन के साथ में पढ़ोगे, जब तक यूनिटी के साथ में पढ़ोगे, एक को कोई डाउट आ रहा है, हो सकता है मैं ना देख पाऊं, है ना, स्क्रॉल होते रहते हैं मैसेजेस, तो दूसरे को समझना है कि यार कोई नहीं, वी आर फैमिली, मैं आंसर कर देता हूँ अगर मुझे आता है तो। अगर एक दूसरे की मदद करके पढ़ोगे तो एक बॉन्ड बनेगा, इसी बैच में से कुछ दोस्त बनेंगे, है ना, और वो दोस्त अपने पर्सनल लेवल पे जब कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो ग्रुप स्टडी कर पाएंगे, समझ रहे हो। और ग्रुप स्टडी एक ऐसी स्टडी है जिसमें मजा आएगा। अगर सोचो कि 60 से 70 80 90 जितने भी लोग हैं, इस सारे एक यूनिटी बनाएं और अपना एक अलग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, और अपना कि भाई आज अपन ये टॉपिक पढ़ के आएंगे, और सब अपने चैट में जो है बकवास करने के अलावा जो है वो क्वेश्चन पूछें, है ऐसी स्टडी हो कि हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के नाम से ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। सोच के देखो, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, ठीक है ना, ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है, तो कोशिश करो। कोई बात नहीं, मैंने सबको समझा दिया, बाकी तुम सब समझदार हो, बच्चे कोई नहीं हो। तो हमने कहा कि लुवेन हुक ने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया, और यू ऑल नो वेरी वेल कि लिविंग सेल जो है वो बेसिकली बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया का मतलब समझ रहे हो तुम लोग। तो लिविंग सेल जो है वो कौन सी सेल है बेटा? बैक्टीरिया, यानी कि जिसे हम जीवाणु कहते हैं। तो जीवाणु कोशिका को इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो एंटोनी वॉन लुवेन हुक ने जो है ना, लर्न एट इजी, आई यू अंडरस्टैंड ना, कि मैं जो यहाँ पे जितना भी समझा रही हूँ मैंने सबको हिंदी इंग्लिश मिक्स किया है, तो ऐसा नहीं मैं मान सकती कि तुम्हें आ नहीं रहा समझ में। सबको ऐसा है ना, हिंदी वालों को हिंदी भी समझ में आ रहा है, इंग्लिश वालों को वो भी समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम समझने में कठिनाई हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, है ना, इतना तो है ना। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा है कि भाई एंटोनी वॉन लुवेन हुक जो है उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, दिस इज सजीव कोशिका जिसे हम कह रहे हैं, बैक्टीरिया में डिस्कवर किया था और लिविंग सेल में डिस्कवर किया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने बोला कि हर छोटी छोटी चीज में जो है, ये खून के अंदर, ब्लड के अंदर देख रहे हैं कि ब्लड में क्या है, ये पानी में देख रहे हैं पानी में क्या है। इन्होंने ना सिर्फ बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, इन्होंने और भी बहुत सारी चीजों को डिस्कवर किया था, जैसे कि स्पर्म, जैसे कि शुक्राणु, जानते हो ना स्पर्म। तो भाई शुक्राणु को भी खोजा किसने? एंटोनी वॉन लुवेन हुक नहीं है। एक शब्द आता है जिसे कहते हैं प्रोटोजोआ। मैडम प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ इज अ माइक्रो ऑर्गेनिल, जैसे आप लोगों का है ना, जैसे आप लोगों का ये नहीं होता बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज ऑल्सो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया भी तो एक माइक्रो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल है। और एंटोनी वॉन लुवेन हुक ने किसको डिस्कवर किया? उन्होंने, मैंने बोला था ना ब्लड में भी देखा, तो उन्होंने आरबीसी डब्ल्यूबीसी यानी कि ब्लड के अंदर पाए जाने वाली रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल को भी उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने स्पर्म हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो गया, और इसके अलावा उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने ये सारी चीजें तो देख ली कि भाई एंटोनी वॉन लुवेन हुक ने क्या किया, और एंटोनी वॉन लुवेन हुक की कहानी ये थी, है ना। उस टाइम पे क्वीन जो है वो विक्टोरिया थी, उन्होंने भी बुलाया इसको, कहा एंटोनी वॉन लुवेन हुक को कि भाई ना, कि भाई बताओ कि है ना, तुम्हारे लेंस तुम क्यों नहीं एग्जीबिशन में रख रहे हो, तुम रखो एग्जीबिशन। उन्होंने कहा नहीं रखना, मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं तो अपने लेंस लूंगा, अपने झोले में रखूंगा और खूब मस्त जो है अपना ही काम करूंगा। तो उन्होंने कोई एग्जीबिशन नहीं करवाई। ऐसा इंसान थे ये एंटोनी वॉन लुवेन हुक। फिर ये समझ में आ गया, अभी तक दुनिया को ये पता लगा यार कि नॉन लिविंग सेल तो कैसी होती है, और लिविंग सेल जो है वो बेसिकली कौन सी है। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ में जो है कोशिकाएं डेवलप हुई, है ना। चेंज कर दूं कलर, अभी तो चेंज नहीं हो पाएगा, कल से चेंज कर दूंगी, आज थोड़ा मुश्किल है चेंज करना, है ना, कल से कर दूंगी। व्हाइट का रख लूं या ब्लैक रखूं, तुम ही बता दो। अभी आज तो नहीं हो पाएगा, कल से चेंज कर दूंगी, बताओ देखें, व्हाइट रखूं कि ब्लैक रखूं। तो अभी ये तो बात हो गई कि भाई एंटोनी वॉन लुवेन हुक ने ब्लैक रखना है, चलो बस, है ना। तो अभी हम लोगों ने ये कह दिया कि भाई चलो ठीक है, ये कोशिका जो है ऐसे ऐसे होती है। अब हमने सोचा कि अब अभी तक तो इतना ही पता लगा कि अच्छा, जो चीज डेवलप नहीं करेगी, जो चीज मूवमेंट नहीं करेगी, जो चीज ग्रोथ नहीं करेगी, वो नॉन लिविंग हो जाएगी। जो ग्रोथ कर रही है, जो रिप्रोडक्शन कर रही है ना, वो जो है वो बेसिकली कौन सी हो जाएंगी? वो आप लोगों की लिविंग हो जाएंगी। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि भैया कोशिका शुरू कहाँ से हुई? आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा ना कि यार हम कैसे पैदा हुए, तुम्हारे माइंड में आया होगा, फिर तुमने सोचा होगा यार कि हमारे मम्मी पापा से। बोले उनके मम्मी पापा भी तो कहीं से आए होंगे ना। बोले उनके मम्मी पापा से, अरे तो कभी तो कोई इंसान आए होंगे। फिर कुछ थियरीज चली हैं कि एडम, है ना, और ये सब चीजें। फिर ऐसा आया कि यार कभी तो इंसान बने होंगे। बोले चलो ठीक है, इंसान आदि मानव से बन गए, ओके वी एग्री। फिर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया कि यार आदि मानव कैसे आए होंगे? चलो ठीक है, जानवर से बन गए होंगे। फिर बोले कि फिर पृथ्वी कैसे आई भाई, है ना। तो फिर हम लोगों ने कहा, विनित ने, तुमने मेरे बैचेस लिए हुए ना विनित, तो फिर उसके बाद में हमने बोला
कि बोले कि सूर्य का गोला था और ना फिर वो टुकड़े में टूटा और फिर वो पृथ्वी बनाया, ये सब तुमने भी पढ़े होंगे। तो फिर क्वेश्चन आया कि भाई ये सब आए कहां से, है ना। तो सेल, तो वही बात है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, तो सबको यही लगता है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। सबने पूछा, है ना, इवन आज के कुछ सालों पहले यूपीएससी में भी पूछा गया इंटरव्यू में कि बताओ भाई मुर्गी आई कि अंडा आया। तो बेसिकली अब इसकी कहानी के ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम समझते हैं। मैडम मुर्गी आई तो अंडा कहां से, फिर मुर्गी आई, अच्छा मुर्गी कैसे आई भाई, ठीक है ना। वाह 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 वाह, ये बहुत बढ़िया। पहरी जी, ऊपर से एक परी आई और सबको छोड़ के गया, वाह भाई वाह। परी कहां से आई ये बताओ, चलो ठीक है। तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। आओ आज पढ़ाते हैं, है ना, कि भाई कैसे क्या हुआ। तो देखो क्या होता है कि जब चीज खाली होती है, एक बॉटल है, वाटर बॉटल है, इसको खाली छोड़ दो, कुछ टाइम बाद में आप देखोगे उसके अंदर एक हीट जनरेट होगी। एक खाली कमरा है, खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो साल दर साल उसमें एक हीट बनेगी और हम इंडिविजुअल उस हीट को किसी एक गैस का नाम दे देंगे। गर्मी बढ़ती जाएंगी, जितने साल कमरा बंद रहेगा उतने साल ही उतना ही वो गर्म होता रहेगा, ये तो आप सभी को पता ही है। तो वैसे ही ऐसे ही गैसेस बनती रही। हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन बनी सबसे पहले, फिर हाइड्रोजन जो है वो टूट गई, फिर दो टुकड़ों में जुड़ी हाइड्रोजन, तो हीलियम का निर्माण हुआ। फिर और दो गैसेस, एक हल्की एक भारी गैस मिलकर फिर किसी तीसरी गैस को बना ली, और फिर गैसें बनती गई, फिर गर्मी बढ़ती गई, रिएक्शन होती रही, फिर एक तरफ पानी बनता गया, ऑक्सीजन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया। हाइड्रोजन अलग गर्मी पैदा कर रहा था, और इधर हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया था तो भैया पानी बनता जा रहा था, गर्मी अलग बन रही थी, पानी अलग बन रहा था। जहां ये बन रहा था वो सूर्य बन गया, जहां ये बन गया बाकी प्लेनेट बन गए। गर्मी बढ़ती जाएगी, जब गर्मी ठंडी हो जाएगी तो ह्यूमिडिटी होगी। तो इस तरह से बहुत साल, ये बहुत करोड़ों सालों की बातें हैं। और फिर उसके बाद में एक ऐसा गोला बन गया जिसको तो आपने सूरज कह दिया, और फिर अर्थ हो गई। फिर बात आती है मुर्गी आई कि अंडा आया। तो पहली चीज आप ये समझो कि सबसे पहले एक पूरी बॉडी बनेगी कि सेल बनेगी, सबसे पहले पूरी एक बॉडी बनेगी कि सेल बनेगी, सबसे पहले एक सेल बनेगी कि पूरी बॉडी बनेगी। पहले तो मुझे इस प्रश्न का आंसर दो, है सबसे पहले बॉडी बनेगी कि सेल बनेगी, तो सेल बनेगी। तो एग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल ना, एंड मुर्गी इज एग्जाम्पल ऑफ बॉडी ना। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, तुमसे ये नहीं पूछा था कि पहले मुर्गी आई कि मुर्गी का अंडा आया। अंडा तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बताओ कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। भाई तुमसे किसी ने इंडिविजुअल कहा कि मुर्गी का अंडा आया, तुमने बोला कि पहले मुर्गी आई कि सेल आई। तो अकॉर्डिंग टू साइंस हमें यह समझ में आया कि पहले कोशिका आएगी और उसके बाद में जो है वो बेसिकली क्या आएगी, बॉडी आएगी। तो पहले क्या आया, पहले एग आया, ठीक है। तो अब इस चीज को आगे तक जिंदगी में ध्यान रखना कि भैया पहले एग आया, क्योंकि तुमने हमें पहले क्लैरिफाइड नहीं किया कि पहले मुर्गी आई कि मुर्गी का अंडा आया। गॉट इट, है ना। और अगर मुर्गी और मुर्गी के अंडे की बात करें तो पहले मुर्गी आई बाद में अंडा आया मुर्गी का, ठीक है, क्योंकि वो डेवलप हुए ना भाई। हम बंदर है ना, तो हम इंसान पहले थोड़ी ना बन गए। हम लोग जो है यहाँ पर क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पहले बंदर बने, और बंदर में से ही कोई एक बंदर होगा जो चलने लगा होगा, और वो चलने वाला बंदर ही आगे जब कैटेगराइज किया होगा तो फिर उसने बोलना और ये सारी चीजें शुरू की होगी। तो ऐसा ही है, बचपन से सीख कर नहीं आया होगा वो आदमी पैदा हुआ होगा बंदर के रूप में, फिर उसने सोचा होगा यार मैं चल के देखता हूँ, वो चिंपैंजी बना होगा, फिर यही सारी चीजें हुई होंगी। चलो, तो अभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये समझाया है कि कोशिका से ही जीवन बनता है, यानी कि एक सेल से। इस एग्जाम्पल का कोई वैल्यूएशन नहीं था, लेकिन यहाँ से हमें ये समझ आएगा कि मैडम पहले सेल आई और फिर सेल के बाद में पूरी बॉडी बनती है। भाई अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैडम फिर सबसे पहले क्या बना। सो क्या बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल? क्या बैक्टीरिया किसी कोशिका का एग्जाम्पल हुआ है या नहीं, इतना समझाओ मुझे। क्या बैक्टीरिया किसी कोशिका का एग्जाम्पल है? है ना। तो सबसे पहले हमने कहा कि सूक्ष्म जीव आए। पहले हम लोग कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव लाइक माइक्रो ऑर्गेनिल आए, है ना। सबसे पहले सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिल आए। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिल के अंदर बैक्टीरिया एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिल का एग्जाम्पल है, यानी कि जिसके पास सिर्फ एक कोशिका है। तो हम तो भैया बहुत आखिरी में बने, इसलिए मैं कल तुम्हें कह रही थी कि मनुष्य सबसे बड़ा जानवर है, क्योंकि सबसे डेवलप्ड जानवर है, सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल है, क्योंकि सबसे बाद में आया है भाई, है ना।
तो इतना समझ में आया कि सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिल है और ऑल माइक्रो ऑर्गेनिल्स आर यूनिसेल्यूलर। उन्हें हम क्या कह रहे हैं? यूनिसेल्यूलर। तो सबसे पहले एक कोशिका बनी। तो क्या मैडम एग भी यूनिसेल्यूलर है? भाई बिल्कुल है, एक कोशिकीय। तो एक कोशिकीय की अगर मैं बात करती हूँ तो भैया ये जो एक कोशिकीय की हम बात कर रहे हैं, यूनिसेल्यूलर की बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया भी है तो कोशिका भी, एग। तो मैडम क्या फीमेल बॉडी के अंदर जो एग पाए जाते हैं तो क्या वो यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल होगा क्या? एक कोशिका का एग्जाम्पल होगा क्या? जैसे मैं हूं, मैं एक फीमेल हूं, मेरी बॉडी के अंदर एग है, मैं पैदा हुई हूं तब से, है ना। जो लड़कियां पैदा होती हैं, जो छोटी बच्चियां पैदा होती हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर अपने क्या बोलते हैं, ओवरी के अंदर एग को लेकर पैदा होती हैं। वक्त के साथ साथ में वो एग डेवलप होते हैं बस, है ना। जबकि लड़कों में उल्टा है, लड़कों के अंदर जो बेबी बॉय है वो अपने साथ स्पर्म लेकर पैदा नहीं हो रहे, उनकी मैच्योरिटी के बाद में, उनकी किशोरावस्था के बाद में, है ना, प्यूबर्टी की एज के बाद में उनकी बॉडी में हर दिन स्पर्म बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जिस स्पर्म की मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे शुक्राणु की, तो बेटा शुक्राणु भी इज अ एग्जाम्पल ऑफ सेल। और मैंने मेरी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एग जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है? कोशिका का ही एग्जाम्पल है। तो मैडम और जो ऑर्चिड का अंडा है वो भी कोशिका का एग्जाम्पल है, हाँ, है ना। वो मछली का जो है वो बेसिकली जो एक लार्वा दिख रहा है, या मेंढक का जो लार्वा दिख रहा है, क्या वो भी एक कोशिका का एग्जाम्पल है? हाँ। चिड़िया का अंडा भी कोशिका का एग्जाम्पल है, हाँ। बैक्टीरिया जो दिख नहीं रहा वो भी कोशिका का एग्जाम्पल है, हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी तक? कोई दिक्कत नहीं इस बात में? चलो जी चलो। तो अब मैंने कहा कि यूनिसेल्यूलर सबसे पहले आए, यूनिसेल्यूलर सबसे पहले आए, यानी कि एक कोशिकीय मेरे बच्चे सबसे पहले आए। अब एक कोशिकीय जो है वो बेसिकली कौन कौन से हैं, कैसे दिखते हैं मैडम? और आज की कोशिका पहले मैं बनाती हूँ एक डेवलप्ड सेल, और फिर मैं बताती हूँ कि डेवलप्ड सेल तो आज डेवलप हुई। जैसे हम मनुष्य है, मनुष्य के बाद में कोई कैटेगरी नहीं बनी अभी तक। तुमने नोटिस किया कि भाई ऐसा थीसिस में बताते हैं कि भाई पानी थे, पहले पानी के अंदर जानवर बने, वो यूनिसेलुलर बने, फिर वो ग्रोथ करते 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 2 सेल से 4 सेल बने, 5 सेल बने, 10 सेल बने, फिर वो मल्टी सेलुलर बनने लगे, पानी वाले जीव बने, मछलियां बनी, मगरमच्छ बने, फिर वो आगे चलते चले गए, फिर वो इस पे सरफेस वाले जानवर बन गए, फिर बंदर बन गए, फिर मनुष्य बन गए। अब मनुष्य के बाद में कोई नया जीव बना? बताओ जरा, क्या टाइम लगेगा? क्या बन पाएगा? बन सकता था। अब सोचना, बंदर ने मौका दिया आदि मानव बनने का, बंदर ने बनते ही हर जगह को अपना जगह, मेरे अलावा मैं किसी को नहीं बनने दूंगा, लेकिन ये काम किया इंसान ने। हर एक प्रजाति ने अपने आप को डेवलप करके दूसरी प्रजाति को आने का मौका दिया, हर एक स्पीशीज ने। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य जानवर को मार रहा है, मनुष्य समुद्र को खत्म कर रहा है, मनुष्य स्पेस में भी गंदगी कर रहा है, मनुष्य स्पेस भी लेना चाहता है, मनुष्य सी वाली चीजें भी लेना चाह रहा है, मनुष्य वाटर, स्पेस, सरफेस सब पे अपना कंट्रोल करना चाह रहा है। अब जो नेचुरल प्रोसेस हो रही है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, म्यूटेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, एक स्पीशीज दूसरी में स्पीशीज में कन्वर्ट हो रही है, हमने सब खत्म कर दिया भाई। इवन जो स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, हमने उन्हें भी मार दिया। हमने कितने बर्ड्स जो है बिल्कुल खत्म कर दिए, हमने कितने जानवर खत्म कर दिए। तो नई जनरेशन नहीं आएगी अब, ये कंफर्म है। आ सकती थी अगर हम भी वैसे ही चलते जैसे बाकी लोग चल रहे थे। हमने यहीं पे ये साइकिल फुल स्टॉप कर दिया, हम ग्रोथ ही नहीं कर रहे। और अब हम क्या कर रहे हैं, जितना एरिया है, पता है एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें मिल रहा है हम उसको आगे नहीं बढ़ा रहे। बंदरों ने ऐसा किया है भाई, तो आज तक जीवन चल रहा था, हमने वही फुल स्टॉप लगा दिया, ग्रोथ नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, जितनी चीजें हमें दिख रही है बस वो सब हमारी हो जाए। और इसी मेंटालिटी के कारण हम सबको लेकर मरेंगे। हमने सबको तो मार ही दिया, फिर आखिरी में आएगा नंबर हमारा।
और जो गंदा मौत होगी। गॉट इट? तो मैं ये क्यों कह रही हूं तुमको बच्चे, क्योंकि मैंने कल भी समझाया, मेरी मेंटेलिटी ऐसी है कि हम एक जॉब जाए पर उससे पहले हम एक अच्छे इंसान बने, हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैं 80 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे जो पढ़ाऊं, उनके माइंड में ये होना चाहिए कि यार हमें क्या करना है। आपको सिर्फ जॉब लगकर और सिर्फ ये नहीं करना है कि भैया सैलरी आ रही है ऐसे जिंदगी में, नहीं। आपका ये उद्देश्य आपके लिए, लेकिन एज अ ह्यूमन आपका क्या क्या उद्देश्य बनता है कि आप अर्थ को कैसे बचा सकते हो। गॉट इट? ये आपको समझना होगा। जो चीज हम मार दे रहे हैं उनको लोग जो क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन आज तुम समझोगे तो तुम्हारी आगे की जनरेशन को तुम समझा पाओगे। दैट इज द जो कि मैं चाहती हूँ कि 4 लोग को मैं समझाऊं तो 4 लोग आगे समझे, है ना। अब ये रियलिटी पता सबको है, लेकिन जब हम इसके बारे में डिस्कस आउट करते हैं ना, देन हमारी आईज खुलती हैं कि यार वाकई में चीज तो खराब कर रहे हैं हम। अंडरस्टूड? चलिए अब देखिए हम लोगों ने क्या किया। तो फिर हमने कहा कि भाई सेल कैसी दिखती है मैडम, आज की सेल कैसे दिखती है, क्योंकि मनुष्य ही सबसे डेवलप्ड है, तो चलो ह्यूमन सेल बना लेते हैं, है ना। ठीक है, नहीं बचेंगी पलक, बहुत चीजें नहीं बचेंगी। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि अभी मैं बना रही हूँ डेवलप्ड सेल, चाहे ये मैं यहाँ पे मेंशन आउट कर देती हूँ कि ये लो मैं ह्यूमन सेल बनाती हूँ, कि ये डेवलप्ड सेल कौन सी। जो डेवलप्ड सेल होती है ना बच्चे, उन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं हम लोग? यूकैरियोटिक। हम लोग इन्हें कौन सी सेल के नाम से जानते हैं? यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं, जो डेवलप्ड है। यूकैरियोटिक का कैरियोटिक माने केंद्रक, और यू का मतलब न्यू, तो नया केंद्रक, है ना, डेवलप केंद्रक। जो पुरानी सेल होती है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। इन्हें हम प्रो का मतलब होता है पुराना, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये पुरानी कोशिका है, तो मैं पुरानी कोशिका भी बनाती हूँ, पहले मैं नई कोशिका बनाती हूँ कि नई कोशिका जो है वो कैसे दिखती है बेटा। तो नई कोशिका कैसे दिखती है? आपकी जो सेल होती है उस जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन के ऊपर ना कोशिका के सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, उस लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कह देते हैं? सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं, यानी कि मैं कहूंगी कि भाई कोशिका झिल्ली कह देते हैं, है ना। डेवलप्ड सेल बता रही हूँ, यूकैरियोटिक। फिर आपकी कोशिका के मिड के अंदर जो है आपके पास में क्या दिखाई देता है? सबको पता है भैया, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। ठीक है, अब ये केंद्रक है और केंद्रक के चारों ओर भी एक मेम्ब्रेन होगी, और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जितनी खाली जगह तुमको दिख रही है ना, वहां पे सब पे पानी 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 है। इस पानी को प्लाज्मा कह रहे हैं, और प्लाज्मा तो इसका नाम हो गया साइटो। कोशिका को बोला साइटो, लॉजी साइटोलॉजी से कोरिलेट करना, ये भी कोशिका है तो हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसको? प्लाज्मा। साइटो यानी कोशिका, और प्लाज्मा यानी कोशिका का जो द्रव है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म, या फिर हम कहेंगे कोशिका द्रव। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको? शायद ये सारी चीज हो गई। अभी समझो, तो मैडम ये हो गया। अब क्या हुआ? अब मैं जितना भी ब्लू ब्लू से बनाऊंगी, दे ऑल आर सेल ऑर्गन, कोशिका के अंग। अंग मतलब मैडम हमारा पूरा बॉडी, और हमारे बॉडी में आंख, नाक, कान, मुंह, लंग्स, हाथ, पैर, हार्ट, किडनी, दे ऑल आर ऑर्गन ना। वैसे ही ये आपकी क्या है? एक सेल है। अब इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है, यानी कि जो लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर क्या तैर रहे हैं? सेल ऑर्गन तैर रहे हैं। सेल ऑर्गन में कौन आएगा? जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस के सबसे पास में एक ऑर्गन है, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। ये सब तुम्हें याद हो जाएगा वक्त के साथ साथ में। गोल्जी बॉडी बोल सकते हो, ये गोल्जी बॉडी हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है वो फाइन फाइन ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, इनको हम राइबोसोम कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हिंदी इंग्लिश कॉमन है बच्चे, है ना। राइबोसोम कह देते हैं, उसे गोल्जी काय कह देते हैं। छोटे छोटे और फाइन का पाए जाते हैं, और इनको हम लोग लाइसो, वो राइबो था, ये लाइसोसोम है। हिंदी में बोलो तो लयन काय। क्या है? लयन काय। फिर उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो क्या पाई जा रही है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ठीक है, और आगे और देखेंगे तो एक पूरी मेम्ब्रेन है जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई है, इसको एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर अंतः
प्रदवी जालिका, है ना, अंत प्रदवी जालिका भी कह देते हैं। तो जितना भी ब्लू ब्लू से बनाया ना बच्चे, वो सारा का सारा सेल ऑर्गन है। ब्लू ब्लू से बनाया वो सारा का सारा क्या है, सेल ऑर्गन है। तो हमारी सेल तो कुछ इस तरह की पाई जाती है, हमारी कोशिका तो कुछ इस तरह की पाई जाती है। इसके अंदर इस तरह से कोशिका झिल्ली भी है, केंद्रक भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और इस न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड वाला पार्ट है, यही आगे चलकर डीएनए है। तो ये डीएनए भी है। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। डीएनए जो कि एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसी कोशिका से एक नई कोशिका का डेवलपमेंट होगा, इसी कोशिका का से एक नई कोशिका का डेवलपमेंट होगा। तो तुम तुम्हारे मम्मी जैसे दिखते हो, तुम तुम्हारे पापा जैसे दिखते हो। क्यों दिख पा रहे हो? क्योंकि यही डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, और इसी कारण से हम जो है अपने गार्जियंस जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो डीएनए कहाँ पर है? केंद्रक के अंदर। तो दिस इज आर कॉम्प्लेक्स सेल, दिस इज आर व्हाट वी कैन से यूकैरियोटिक सेल, डेवलप्ड सेल। अब बात करते हैं कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई तब ऐसी सेल तो नहीं बन सकती। इसे इस तरह से समझो कि जब फोन बनना शुरू हुए, सेल फोन बनना शुरू हुए, तो सबसे पहले आईफोन थोड़ी ना बन गया होगा, ऑब्वियस नॉट, है ना। तो जब सेल बनना शुरू हुए तो सबसे पहले आईफोन तो नहीं बना मैडम, पहले वो लैंडलाइन वाला फोन बना, है ना, फिर उसके बाद में बाकी फोन जो है वो बनने लगे। तो सबसे पहले आईफोन तो नहीं बन गया होगा ना। नोकिया का, जब अगर मैं नॉर्मल फोन की भी बात करती हूँ तो नोकिया का वो डब्बा याद करो जिसके अंदर जो है वो क्या आता था, नोकिया का वो डब्बा याद करो जिसके अंदर सिर्फ कॉलिंग होती थी, है ना। ये वीडियो कॉल, मैसेजेस, है ना, ये वॉलपेपर्स, साउंड सिस्टम, ये सब तो बाद में बनने लगे हैं ना। आज आईफोन 15 प्रो मैक्स चल रहा है, तो उसमें वो फीचर नहीं है ना। मतलब आईफोन मॉडल 6, आईफोन 6, आईफोन 7, है ना। मैं तो आईफोन शायद 4, 5 के जमाने की, 6, 7 के जमाने की हूँ। तो आईफोन 6, 7 की बात करें अगर, जो उस मॉडल का 10वां 11वां मॉडल याद भी नहीं अब तो मुझे, तो उस जमाने में उतने थोड़े ना फीचर हुआ करते थे जो आज आईफोन 15 मैक्स प्रो के अंदर है। ऑब्वियस नहीं है मैडम। तो फिर तो वैसे ही मैं समझा रही हूँ कि क्या प्रोकैरियोटिक में इतने सारे फीचर होंगे? ऑब्वियस नहीं होंगे। तो फिर नई कोशिका कैसी दिखती होगी? और नई कोशिका जो है उसके अंदर क्या न्यूक्लियस होता होगा? प्रो का मतलब होता है पुराना, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, जो ओल्डेस्ट न्यूक्लियस है। नई कोशिका में केंद्रक, पुरानी कोशिका में केंद्रक या तो बना नहीं था या तो था ही नहीं, और था तो कुछ ऐसा था कि बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, कि बना कटा फटा सा, जो पूरी तरह से बना ही नहीं, है ना। तो अब हमने क्या कहा, तो फिर मैडम पुरानी सेल में था क्या? पुरानी सेल में कटा फटा से या तो केंद्रक था या फिर नहीं था, साइटोप्लाज्म था, है ना, साइटोप्लाज्म था। तो क्या मैडम सब ये सेल मेम्ब्रेन भी नहीं थी, न्यूक्लियस था, ओके, साइटोप्लाज्म था, ओके, फिर सेल ऑर्गन थे क्या? एक सेल ऑर्गन था बस, और उस सेल ऑर्गन का नाम है राइबोसोम। बस एक तो राइबोसोम था, और फिर मैडम डीएनए, हाँ डीएनए था। तो मैडम हमारा डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है, अब इसके अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो डीएनए कहाँ रहेगा? डीएनए इसी साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैर रहा था, ठीक है ना। तो हमारा जो डीएनए, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही रहता है। सेल ऑर्गन के नाम पे एक राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है नहीं, बस। तो ये किसकी सेल है? ये ओल्डेस्ट सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सिंगल सेल है। गॉट इट? ये सिंगल सेल, इसी में खाना खाना है, इसी सेल से डेवलपमेंट करना है, इसी सेल से ग्रोथ करनी है, इसी सेल से रिप्रोडक्शन करना है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन कौन होंगे? तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, जो कि आपकी पुरानी कोशिका है, तो पुरानी कोशिका के एग्जाम्पल में आता है आप लोगों का बैक्टीरिया, जीवाणु। इसके अलावा कौन है मैडम? माइकोप्लाज्मा। कौन है बच्चे? माइकोप्लाज्मा। सुना है तुम लोगों ने? स्मॉलेस्ट सेल इन वर्ल्ड, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, है ना। माइक्रोप्लाज्मा भी जो है वो बेसिकली किसके अंदर आती है? ये भी जो है वो आप लोगों की इसी के अंदर आती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही आती है,
ठीक है। अच्छा, इसको हम जोकर सेल भी कहते हैं, इसको ही हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, इसी को ही हम लोग जोकर सेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं? अब इसकी सेल के अंदर ना कोई सेल वॉल, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो अगर मैं फंजाई नहीं होगा बच्चे, अगर मैं विनीत को कहूं कि विनीत बताओ बेटा माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर कैसी है, तो विनीत कहेगा मैडम ऐसी है। फिर 5 मिनट बाद में मैं भेजूंगी रोहित को कि रोहित बताओ कि जो है वो इसकी सेल कैसी है, तो रोहित कहेगा मैडम इसकी स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसी हो गई है। फिर मैं 10 मिनट बाद में भेजूंगी पलक को कि पलक बताओ बेटा इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो पलक कहेगी मैडम इसकी स्ट्रक्चर तो ऐसी है। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, और इसकी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि इसलिए जोकर है। जोकर क्या करता है, कभी अलग सा मुंह बनाएगा, कभी दुखी वाला मुंह बनाएगा, कभी स्माइल करेगा, कभी अलग इमोजी बनाएगा। तो ये भी जस्ट बिकॉज इसके पास में क्या प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होने के कारण जो है ये किस तरीके की दिखाई देती है, ये जो है वो बिल्कुल अपना जो है शेप साइज चेंज करती रहती है। दैट्स व्हाई हम इसे जोकर सेल कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? अब मैडम बैक्टीरिया यार ऑब्वियस है ना, जैसे जैसे आदि मानव या फिर बंदर बने बने बोर हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि यार चलो डेवलपमेंट करते हैं। तो बैक्टीरिया अकेला अकेला बेचारा दुनिया में अकेला रह गया था, तो फिर बैक्टीरिया अकेला रह गया, तो बैक्टीरिया ने सोचा कि यार चलो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा था ना, कि बैक्टीरिया जब डेवलपमेंट हो रहा था, जब बैक्टीरिया डेवलपमेंट अपने आप को डेवलप कर रहा था, है ना, वो करना तो चाह रहा था एल्गी नाम की स्पीशीज के अंदर। और एल्गी एक्चुअली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट। एल्गी यानी कि शैवाल, वो शैवाल में डेवलप होना चाह रहा था बैक्टीरिया, है ना। लेकिन बैक्टीरिया जो है आज जिसे हम शैवाल कह रहे हैं, वो वाला माइंडसेट लेकर निकला था डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब बैक्टीरिया ना तो शैवाल रह पाया, वो डेवलप हुए, कुछ बैक्टीरिया डेवलप हुए, और वो क्या हुए, वो बैक्टीरिया ना तो पूरी तरह से एल्गी रह पाए, मतलब प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो पाए, और ना ही वो बैक्टीरिया रह पाए, क्योंकि वो आधे में रह गए, और आधे में रहकर लटक गए भैया। यानी कि बंदर थे, वो बनना चाह रहे थे इंसान, लेकिन वो बन गए चिंपैंजी बन गए। अब वो चिंपैंजी के रूप में डेवलप होते चले गए। तुम समझ रहे हो मैं जो समझाना चाह रही हूँ? इसे जनरल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो, बंदर चाह रहे थे मैं इंसान बन जाऊं, लेकिन बंदर चिंपैंजी बन गए, ना पूरे इंसान बन पाए ना पूरे बंदर रह पाए, आधे वाले रह गए। समझ में आ रही तुमको बात? बस बैक्टीरिया के साथ भी वैसा ही था। बैक्टीरिया चाह रहा था कि भैया मैं एल्गी बन जाता हूँ, लेकिन ना एल्गी बन पाया ना बैक्टीरिया बन पाया, बीच में रह गया और बन गया ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नाम तो इसका है ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम तो इसका है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन इसका अनदर नेम है। अब आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरीश शैवाल बहुत बार सुना होगा तुम लोगों ने। नील हरीश शैवाल, तुमको नाम से पता भी लग रहा है कि नील हरीश शैवाल यानी कि एल्गी है। लेकिन मजेदार चीज ये है कि एल्गी इसका ही एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं इसको? साइनोबैक्टीरिया। तो आपसे पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया कौन है, तो जो तुम्हारी नील हरीश शैवाल है ना, उसी को ही हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो अभी आधे में लटक गया तो बैक्टीरिया वाले बोलते हैं नहीं नहीं ये साइनोबैक्टीरिया है, और ये आधा शैवाल बन गया तो इसलिए शैवाल वाले कहते हैं नहीं नहीं ब्लू ग्रीन एल्गी है। एक्चुअली इसी के दोनों ही नाम है, ना ये पूरी तरह से बैक्टीरिया है ना पूरी तरह से शैवाल है। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करता, लेकिन चूंकि ये आधा शैवाल है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब मुझे ये तो पता नहीं वत्सल कि 15 जुलाई को शो हो रही है, लेकिन तुम्हें ये क्लास दिख रही है तो पढ़ लो ना यार, क्या दिक्कत है? क्या फर्क पड़ता है 15 से पढ़ो 2 से पढ़ो? मुझे नहीं पता इसमें क्या टेक्निकल एरर आया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, क्या दिक्कत है? बात तुम्हें तो दिख रही है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? गॉट इट? अब बताओ कि इतना जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया? अब कल की तरह तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन पुट ऑन हो रहे होंगे कि मैडम क्वेश्चन कैसे आएगा। ईमानदारी बताओ कितने लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैडम क्वेश्चन कैसे आएगा? अभी बताऊंगी क्या, अभी बताऊंगी, है ना। तो कल मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन कैसे आएगा ये तुम मुझसे पूछना चाहिए। कल वाली अगर इंट्रोडक्शन क्लास देखिए तो तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन कैसे आएगा ये तो आया,
लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए था क्या तुम्हारे माइंड में? नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि कल की इंट्रोडक्शन अगर क्लास देखी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आएगा। और अगर हमें ये नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा तो ये हमारी पहला चरण, हमारा पहला स्टेप ही हमने गलत उठा लिया। तुम समझे मेरी बात को? मैं जो कहना चाह रही हूँ, भावनाओं को समझ रहे हो तुम? कि ये क्वेश्चन मैडम नहीं बताए कि क्वेश्चन ऐसे आएगा मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि मैडम वही पढ़ा रही है जो एग्जाम में आते हैं, वैसा ही पढ़ा रही है कि एग्जाम में आते हैं, है ना? पर कोई बात नहीं, अभी 1-2 दिन है, तुम्हारे पास टाइम है। जो भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि फाउंडेशन लिया है तो ऑब्वियस एग्जाम में अभी टाइम होगा, तो जो मैंने कल समझाया था वो कर लेना। अभी तो स्टार्टिंग है, मैं बड़े प्यार से बोल रही हूँ, तुम्हें लग रहा है ना मैडम कितनी अच्छी है, मैडम बड़े प्यार से बोल रही है। जितना प्यार से समझा रही हूँ ना, उतने ही प्यार से इंसल्ट भी करूंगी, अच्छी वाली होगी, ठीक है ना? तो कर लेना जो काम मैंने तुम्हें बताया था। और जिसने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं ली है वो जो है वो बेसिकली क्या करेगा, ले लेगा। पर देखो आज तुमने पढ़ा ना, अब देखो तुम्हें खुद को आ जाएगा, है ना? तो अभी हम लोगों ने क्या कहा, अभी हम लोगों ने कहा कि चलो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना? पलक देखो, नोट्स बनाने तुम खुद से बनाओगी, लेकिन देखो मैं एक और चीज तुम्हें क्लियर कर देती हूँ आज ही कि देखो नोट्स बनाने तुम्हें खुद नहीं बनाने। अब तुम बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, लिख लो भाई। मैं ये नहीं बताऊंगी, मैं ये नहीं लिखवा रही हूँ कि लिखो भाई कि कोशिका नॉन लिविंग सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। फिर मैं नहीं बोलूंगी कि नॉन लिविंग सेल एक डेड सेल होती है। फिर मैं नहीं बोलूंगी कि रॉबर्ट हुक ने खाली कमरों जैसी स्ट्रक्चर देखी, उसको उन्होंने सेला नाम दिया। ऐसे नहीं बनते नोट्स, है ना? और पन्ने भरना इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नोट्स कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, कि ये कोई क्राइटेरिया या पैरामीटर डिसाइड नहीं करेगा बच्चे। अब मैं आज की क्लास के क्वेश्चन तुम्हें समझाती हूँ, अब तुम्हें खुद को पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए। पहली बार कोशिका को किसने डिस्कवर किया? आंसर करो फटाफट से, अभी रिवीजन कर लेते हैं। पहली बार कोशिका को किसने डिस्कवर किया? फर्स्ट टाइम कोशिका को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक। कौन से ईयर में किया था? कौन से ईयर में किया था? रॉबर्ट हुक ने सेल को कौन सी टाइप की सेल को डिस्कवर किया था? कौन से टाइप की सेल को डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने सेल को क्या नाम दिया था? हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? कोशिका विज्ञान के जनक जो है वो कौन है? साइटोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? साइटोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर किसकी स्टडी की जाती है? माइक्रोग्राफिया बुक में किसकी स्टडी की जाती है? माइक्रोग्राफिया बुक किसने दी थी? माइक्रोग्राफिया बुक किसने दी थी? स्पर्म की डिस्कवरी किसने की थी? स्पर्म की डिस्कवरी किसने की थी? स्पर्म की डिस्कवरी किसने की थी? ना 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 ना, स्पर्म की डिस्कवरी किसने की थी? आरबीसी डब्ल्यूबीसी की डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटोजोआ की डिस्कवरी किसने की थी? नॉन लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? सॉरी, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया? 15 क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है? कौन सा कोशिका का अंग प्रेजेंट होता है? क्या प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? यस और नो? क्या प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कोशिका झिल्ली?
यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल, पहले यू पूछ लिया, अब प्रो पूछ रही हूं। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का कोई एक एग्जाम्पल बताओ। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का अनदर नेम, साइनोबैक्टीरिया का। माइकोप्लाज्मा को जोकर सेल किस की एब्सेंस में कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को जोकर सेल क्या कहा जाता है? कौन के माइकोप्लाज्मा किस सेल का एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया किस सेल का एग्जाम्पल है? दैट्स द ऑल थिंग्स। कम से कम 21 या 22 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। और क्या तुम्हें बिना रिवीजन के भी इस क्लास को अब रिवाइज करने की जरूरत है? आर्ट्स और कॉमर्स वाले एक बार अपना नाम लिखना। आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे एक बार बताना कि आप कौन कौन है। मजा आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मजा आ गया? कॉन्फिडेंस आ गया? साइंस इंटरेस्टिंग है ना पढ़ने में? साइंस इंटरेस्टिंग है ना पढ़ने में? कठिन लग रही है तुम्हें? हार्ड लग रही है? हार्ड लग रही है?